आप सभी। आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा लेक्चर 1 होगा आरओ और एआरओ का, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कुछ चूंकि पिछले साल के कुछ पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस का हमने अध्ययन किया, तो पाया कि ये काफ़ी इजी एग्जाम है। मैं पहले से भी सभी लोगों को बोलता था और काफ़ी इजी भी है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। सिंपल है, कोई जानता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या का तात्पर्य क्या है ना। ये सारी चीज़ें दी हुई थी। टीचर डे कब मनाया जाता है कौन नहीं जानता है ना। 10 दिसंबर को किसके लिए मनाया जाता है, पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है। सो ये सारा जो चीज़ है ना ये काफ़ी इजी है ना। तो ये सिर्फ आपको ध्यान देना है, उतना हार्ड नहीं है जितना हम सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो चैप्टर है वो है भारत का भौतिक आकार, है ना। भूगोल का व्याख्यान 1 है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हमारे लिए चूंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम लोग आराम से लेकर चलेंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है ना। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं, ये यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हो तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से तो परिचित ही होंगे। अगल बगल भी हम लोग देखते ही हैं अपने, है ना। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। लेकिन वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार और द्वीप समूह। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री में हर एक प्रकार के लैंड मासेस हैं। अब देखना है कि भारत की भूमि जो है बहुत अधिक भौतिक और विभिन्नताओं को दर्शाती है ना। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार जो हो गए पृथ्वी के सतह का क्या है, प्राचीनतम भाग है ना, सबसे पुराना भाग है। और इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाल के दिनों में भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदानी जो हम बोल सकते हैं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं, ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। जैसे भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है ना। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हो गई, है ना। ये सारी चीजें हैं उसमें। और उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अब बहुत सारे बच्चों को यह भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, काफ़ी अच्छे से ध्यान देकर चलना है। इसमें मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करने के पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं डायरेक्टली आपको फैक्ट्स बताऊँ ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर तो वही बात हो गई कि आप खुद से भी याद कर सकते हो, है ना। तो हमें एक अच्छी तरीके से क्लास को एक्सप्लेन करना है ताकि आपके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, एक समझ हो। ठीक है, तो देखिए कि मुख्य भौगोलिक जो वितरण है इसमें भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित हम वर्गों में बांट सकते हैं या फिर आप अपने से भी उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। आपको भी मालूम होगा, पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, है ना। भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो हमारे इंडिया में 6 प्रकार के हम बोल सकते हैं कि भौगोलिक आकृतियां हैं, है ना, लैंड मास की। तो हम लोग थोड़ा जानते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। आप नोट करते चलिएगा, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, है ना। जो भी चैप्टर लिया जा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाई जा रही है, उसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ मंडे से यानी सोमवार से शुक्रवार तक आपकी क्लासेस चलेंगे सिर्फ हिंदी में। अगर इंग्लिश वाले भी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और शनिवार और रविवार को आपका टेस्ट सीरीज होगा, शनिवार को, रविवार को आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चलिए हिमालय पर्वत की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली है, ब्रह्मपुत्रा नदी, है ना। तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह ध्यान दीजिएगा, इधर आपका हो गया ब्रह्मपुत्रा का पूरा सोर्स है, चूंकि पिक्चर आपको साफ नहीं आ रहा होगा। और इसके बाद सिंधु जो है इधर हो जाता है, तो यहां से फैली हुई, आप देखिए पूरा हिमालय कैसे फैला है। तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है ना। तो यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आप देख रहे हो, ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं।
इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल में 150 किलोमीटर, इधर मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान दे रहे हैं आप, इधर मैं बात कर रहा हूं 150 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहां पे हमें ध्यान देना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा, पश्चिमी भाग किधर, इधर है ना, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह बराबर है, कहीं कम है ऊंचाई तो कहीं ज्यादा है ना। तो अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ सॉरी माफ कीजिएगा, हिमालय के 3 भागों में हम बांट सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं, बहुत ही अधिक घाटियां। तो सबसे उत्तरी भाग में, सबसे उत्तरी है ना, इधर वाली, तो सबसे उत्तरी भाग में अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, है ना, पिक्स हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, आपको ध्यान देना है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो पहला जो है शिखर माउंट एवरेस्ट, आपको भी मालूम है ये नेपाल में है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है ना, या इसकी ऊंचाई कितनी है मीटर में। तो इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, इसको नोट्स करते चलिएगा, वैसे नोट्स मिल जाएगा। दूसरा कंचनजुंगा, हिंदी में कंचनजुंगा पढ़ा जाता है, भारत में है, 8598 है, उससे कुछ एक कम है माउंट एवरेस्ट से। तीसरा हो गया मकालू, मकालू नेपाल में है, नेपाल इधर वाला एरिया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और सिक्किम आपका यहां पड़ जाता है, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, सिक्किम कहां पड़ जाता है, ये वाला एरिया, ठीक है, इधर सिक्किम पड़ जाता है, यहां कंचनजंगा है। तो अभी क्या है कि मकालू नेपाल में 8481 मीटर ऊंचा है, धौलागिरी नेपाल में है, 8172 मीटर ऊंचा है। इसके साथ ही साथ नंगा पर्वत जो कि भारत में है, 8126 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8078 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी भारत में है, 7817 मीटर ऊंचा है। कामेट भारत में है, 7756 मीटर। नामचा बारुआ भारत में है, 7756 मीटर है। गुरुला मंधाता जो कि नेपाल में है, 7728 मीटर है। ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई मकालू कहाँ है, ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो मकालू यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट तो यहाँ हो गया, मकालू यहाँ है, ठीक है, कहाँ है, मकालू यहाँ है, ठीक है। नामचा बारुआ जो हम लोगों ने बात की इंडिया का, ये यहाँ है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैप में लोकेट करने के लिए आपको आ जाए। धौलागिरी यहाँ है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। ये गुरुला मंधाता की जो हम लोग बात कर रहे हो यहाँ है, ठीक है। इसके बाद कंचनजंगा का मैंने बता ही दिया था आपको। नंदा देवी ये यहाँ है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। अब अन्नपूर्णा की हम बात करते, अन्नपूर्णा यहाँ है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा रह जाता है अगला वो है कामेट, कामेट यहाँ पे है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी चीजें दी हुई हैं। अब महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को हम किस नाम से बना है, क्रोड ग्रेनाइट का बना है, ये ध्यान देंगे, एग्जाम में आता है ये। तो यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ही ढकी रहती है। इसमें आपको ध्यान देना, आपने देखा भी होगा साल दर साल, कभी न्यूज में भी आप देखते हैं, और इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है ना। तो चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहां पे ऊंचे पर्वत शिखर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, लिख लेना है। महान हिमालय में पाए जाने वाले हिमानियों तथा दर्रों के नाम आपको बताना है, कहां, कमेंट सेक्शन में। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये पूरा हम लोगों ने हिमालय का देखा। अब हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये जो लाइन देख रहे हैं आप ना, इसके बारे में। चलिए, तो हिमाद्री के दक्षिण में, हिमाद्री के कहा, दक्षिण में, हिमाद्री के दक्षिण में, इस वाले एरिया में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, यहां पे, है ना, असम में है यह, एवं हिमाचल या फिर हम बोल सकते हैं निम्न हिमालय के नाम से यह जानी जाती है, ठीक है।
हिमाचल या निम्न हिमालय इधर। तो मैं दक्षिण की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इधर नहीं, इधर वाला भी, ठीक है। तो ये हिमाद्री जो है इसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है, इसी वजह से इसको हिमाचल प्रदेश के नाम से इसका एक राज्य के रूप में इसको नाम दिया गया है। तो इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपंडित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है ना। इनकी ऊंचाई कितनी है, 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच इनकी जो है ऊंचाई तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। और नोट ओनली ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है, दक्षिणी भाग में जितने हिमालय के भाग हैं, ये असम से हो, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, मिजोरम की तरफ या इधर का। तो जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पीर पंजाल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या है कि धौलाधार हो गया एवं महाभारत की श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। धौलाधार और महाभारत की जो श्रृंखलाएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो धौलाधार जो हो गया और महाभारत की जो श्रृंखला हो गया, ये जो है आपको हम बता देते हैं कि ये जो है पूरी तरीके से आपको समझना है इस बात को कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए कभी कभी इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं जो है कहाँ हैं, है ना, किस देश में है। देखिए इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल का कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। ये वाला पूरा एरिया महाभारत की श्रृंखलाएं, ये जो है धौलाधार की, क्योंकि मैंने बताया धौलाधार यहाँ है, महाभारत का पूरा एरिया ये वाला है, ये वाला, है ना। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि मैं रुकिए एक थोड़ा सा रुकेंगे, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा रुक जाएंगे आप। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि एक बार थोड़ा सा एटलस से मसूरी, नैनीताल और रानीखेत को थोड़ा देख लीजिएगा और ये देखिएगा कि वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं। क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक सेकेंड रुक जाएंगे। ये एरिया आप देख रहे हैं, इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1000 या फिर 1100 मीटर के बीच है। ये वाला जो हम लोग अभी ने भी अंडरलाइन किया। तो ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपडित अवसादों से बनी है। बहुत सारी इधर नदी, इधर ही तो हरिद्वार वगैरह है ना, आपको मालूम भी होगा। जितनी भी उत्तराखंड की एरिया इधर है तो इधर से बहुत सारी नदियां निकलती भी हैं। ये घाटियां जो है बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारा उत्तराखंड में है। ये ध्यान दीजिएगा, ये हिंदू केश खुश वाला एरिया है। इधर जो है पामीर ग्रंथि है और इधर कुनलून जो है श्रेणी है। पाकिस्तान ये देख लीजिए आप, इधर ये सुलेमान श्रेणी है। सिंधु नदी हो गई जिसको इंदस बोली जाती है, इंदुस। झेलम हो गया, है ना, रावी हो गया, सतलज हो गया और इंदस की जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। भारतीय मरुस्थल हो गई। लूनी नदी है, एक मात्र नदी है राजस्थान की, अरावली श्रेणी देख लीजिए। उत्तरी मैदान ये हो गया एरिया आपका। शिवालिक श्रेणी मैंने बता दी। इधर जास्कर श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी इधर हो गया। काराकोरम यहाँ है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देंगे आप कि ब्रह्मपुत्रा नदी इधर है ना। कैलाश श्रेणी देखिए यहाँ है। सांगपो नदी यहाँ है, ठीक है, जो कि इधर अरुणाचल से होकर आकर ब्रह्मपुत्रा में मिलती है और बांग्लादेश में आकर गिरती है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार इधर हो गया। कोसी नदी हो गया भारत का, ये बिहार का शोक। गंडक नदी, सोन नदी, है ना। घाघरा नदी हो गई। गंगा नदी यहाँ हो गई। यमुना हो गया। चंबल हो गया और जाकर ये मिलता है कहाँ पे, संगम में यानी इलाहाबाद में। माही नदी हो गया, ये गिर श्रेणी हो गया। तापी नदी यहाँ हो गया, है ना। विंध्य श्रेणी हो गया। सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ हो गई। मालवा का पठार हो गया। इधर छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे महानदी हो गई, ठीक है। और इसके बाद नर्मदा नदी यहाँ पे हो गई,
है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा अरब सागर है। इसके बाद हम लोग और भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। ये दक्कन का पठार हो गया, और ये कोंकण हो गया इधर, है ना। और इधर पश्चिमी घाट हो गई ये, है ना। पूर्वी घाट ये हो गई, कृष्णा नदी यहाँ है, गोदावरी नदी, उत्तरी सरकार, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। महेंद्रगिरी पर्वत देखिए यहाँ है, 1501 मीटर ऊंचा, है ना। कोरामंडल तट ये है, मालाबार तट ये है, अनाई मलाई अनाई मुड़ी जो है, जो पहाड़ियाँ चोटियाँ यहाँ है जो कि 2695 मीटर ऊंची हैं, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया, श्रीलंका इधर है, लक्षद्वीप का इधर है ना। फिर इधर आपका अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया, प्रायद्वीप आपका इधर है। गारो खासी जयंतिया जो है उसके बारे में हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था। चिल्का लेक आपको मैं बता दूं कि चिल्का लेक यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। गारो खासी जयंतिया यहाँ है, ये ध्यान देंगे आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस उत्तर पश्चिम दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक इसी क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को हमें नदी के घाटियों की सीमाओं के आधार पर यह किया गया, ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सतलुज एवं सिंधु नदी इधर वाला जो एरिया है, ठीक है, इनके बीच की स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहां से सतलज से सिंधु, ठीक है। तो सतलुज, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां जो है नेपाल हिमालय एवं तिस्ता एवं दिहांग नदियां असम के हिमालय के सीमांकन करती है, इधर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मैप के अनुसार समझते हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रों का भी आपको नाम पता करना। देखिए ब्रह्मपुत्र हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय जो ये है सबसे पूर्वी सीमा यही ना हुआ, क्योंकि इधर ही से आके ना सांगपो मिल रही है ब्रह्मपुत्र में। फिर इसके बाद दिहांग महाखड्ड जो हो गया, गार्ज जिसको बोलते हैं। इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़, दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़, है ना, बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। ये देखिए, और इधर पटकाई बूम है ना। इन्हें पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है, इन सारे पहाड़ियों को, है ना। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। उत्तर पूर्वी, उत्तर ये हो गया और पूर्वी राज्य ये हो गया, तो इधर से होकर गुजर रही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, ध्यान से देखिए कैसे है उत्तर पूर्वी, और ये पहाड़ियां गुजरती हैं और तथा मजबूत और बलुआ पत्थरों जो अवसादी सेल हैं उनसे बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। तो पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान हो गया, इधर नेपाल हो गया, ये ध्यान देंगे आप। चलिए आगे समझते हैं। अब उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हिमालय पहाड़ी है ना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एन ओवरव्यू हम लोग देखेंगे ये ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया के बारे में, यानी उत्तरी मैदान के बारे में। देखिए उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों पर जो है प्रणालियों, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैप में सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, है ना। अब ये बहुत आराम से समझिए, सिंधु इधर हो गया, गंगा इधर, ब्रह्मपुत्र इधर, है ना। तो इनकी सहायक नदियों से बना है। सहायक नदियां मैंने नाम बताया क्या है, इधर देखिए सहायक नदियां हो गई, इधर से भी बहुत सारी नदियां आई हैं, है ना। अब क्या है कि लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे ये इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है, पूरे मैदान का, है ना। तो इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ है ना। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहां लोगों का निवास है। यहाँ पे जो है मैं इसका आपको दिखाता हूँ, माजुली कहाँ पे है, माजुली यहाँ पे है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, बहुत घना जनसंख्या है, समृद्ध मृदा आवरण है, मिट्टी फर्स्ट क्लास की है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, पानी की कोई कमी नहीं है। अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। उत्तरी पर्वतों से इधर से निक्षेपण कार्य में, है ना, सिंचाई के कार्य में। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। इधर
है ना। ढाल कम है भाई, चूंकि पहाड़ी एरिया है, ऐसा थोड़ी है कि ढलान है डायरेक्टली, पहाड़ों से होती हुई कभी ऊंचा कभी नीचा से होकर पानी आती है, तो गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण करती हैं। और ये नदियां अपने निचले भाग भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। गाद आप जानते होंगे, जो हम लोग कभी सर्फ वगैरह डिटर्जेंट घोलते हैं ना बाल्टी में, है ना, बकेट में, तो गाद निकलता है, तो वही उसके बारे में बोल रही, बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरिकाएं। और आपको ध्यान देना है कि दोआब नाम का एक अर्थ होता है, दोआब नाम का एक शब्द होता है, इसका अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच का भाग, है ना, एक नदी इधर से जा रही है, एक नदी इधर से, अब बीच में आपने देखा होगा कुछ खाली भाग होता है ना। तो दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, नहीं, पंज का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी, इसलिए कहा जाता है कि पांच नदियों वाली राज्य पंजाब है ना। तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान, है ना, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग का पंजाब का मैदान कहा जाता है उत्तरी। उत्तरी, ध्यान दीजिएगा, कहा कि उत्तरी यानी ये पश्चिमी, इसको क्या नाम से जाना जाता है? पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत भाग जो है बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है इधर, है ना, और कुछ इंडिया में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। ये सारी नदियां जो हैं, ये सारी नदियां जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारी कहाँ से निकल रही है? पंजाब से। देखिए यहाँ पे पूरी सारी बहुत सारी आपको नदियों का ये दिखाई देगा। मैदान के इस भाग में दो आबों की संख्या बहुत अधिक है। भाई देखिए ना, अभी समझने वाली बात है, कितनी नदियां, कितना खाली जगह यहाँ पे देखिए, तो दोआब ही होगा ना ये सब। तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है, घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इधर वाला मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है ना। ब्रह्मपुत्रा का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है, इधर वाला, है ना। तो उत्तरी मैदानों की अगर हम व्याख्याता सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विधिवता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, और ये हालांकि ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल, ये शिवालिक की ढाल है, इधर से नदियां निकलती हैं, तो इधर की जो ढाल है, तो उधर की ढाल, है ना। तो अभी क्या है कि शिवालिक की ढाल पर से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है ना। निक्षेपण मतलब उसकी ओर से बहती है, मतलब अगर एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ पहाड़ है, बीच में से पानी गुजर रहा है, तो इन निक्षेपण कर रही है, इधर से बहाव है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है, भाबर, है ना। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, सारी नदियां इसमें चली जाती हैं। और इस पट्टी के दक्षिण में, इसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, उसमें सारी चली जाती हैं, तो सभी नदियां इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियां पुनः निकलती हैं, इधर फिर निकलती है, इधर पहाड़ियों में सम्मिलित हो जाती है, अंदर पहाड़ में घुस जाती हैं, और इधर फिर निकलती हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकलती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। चूंकि मिट्टी है इधर, तो मिट्टियों में जाएंगे तो दलदल भी हो जाता है और काफ़ी नमी वाला एरिया हो जाता है। खासतौर पर इसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है, और इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात इसको जो है दिया गया है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये हमें आप थोड़ा सा बताएंगे मैप में, कमेंट सेक्शन में। तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं, यानी इधर मैं बताता हूँ इसको फिर से करके, इधर स्थित है ना। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान में स्थित हैं, वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं, और इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इधर वाले भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। तो बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो अभी ये मैंने जितने स्टेटमेंट्स बोले, इधर वाले प्लेन के लिए बोले, मैदानी भागों के लिए। तो आपको मालूम है कि पूरे विश्व में सबसे घना आबादी वाला क्षेत्र गंगा
के अगल बगल वाले एरिया हैं, है ना। तो ये आपको मालूम है, ये चूँकि यहाँ पे ज़्यादा खेती भी होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों की जनसंख्या भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज हम लोगों ने डिस्कस किए हिमालय और उत्तरी मैदान को लेकर। अगली लेक्चर में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को लेकर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ भारतीय मरुस्थल को लेकर भी करेंगे, और तटीय मैदान और द्वीप समूह को लेकर हम लोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और बाकी हम आपके साथ हैं। चलिए, धन्यवाद।